बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूजीलैंड। सियालकोट डस्का में ज़ारा को बड़ी ही बेदर्दी से सास और नंदों ने मिलकर कत्ल किया और लाहौर से कसाई को बुलवा के उसके टुकड़े भी करवाए। नाले में इन टुकड़ों को फेंक दिया गया। इसके साथ साथ जब ज़ारा का शोहर पाकिस्तान पहुंचता है तो ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में कुछ चीज़ें सामने आ रही थी। पहले जब कदीर को पुलिस ने बाकायदा तफ्तीश में शामिल किया तो कदीर से पासपोर्ट और ट्रैवल हिस्ट्री मांगी गई थी, जो कि कदीर का उस वक़्त कहना था कि अभी फ़िलहाल मुझे अपने पासपोर्ट के हवाले से कुछ पता नहीं है और चंद रोज़ में ये सारी चीज़ें मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। ट्रैवल हिस्ट्री पुलिस ने जो पता करवाई है और जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे क्या नज़र आ रहा है कि क्या वाकई ही कदीर वो पाकिस्तान आया था तो ये सारा वकूआ हो चुका था, क्योंकि दूसरी तरफ कदीर के ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। कदीर की जो खामोशी है वो इस वक्त जो ज़ारा के घर वाले हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मुअम्मा बनी हुई है और जिसकी वजह से कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि कदीर और ज़ारा के जो वालिद हैं उनकी भी आपस में तलख कलामी हुई है। इसमें क्या हकीकत है, ट्रैवल हिस्ट्री क्या आई है, आगे चल के ये आपसे शेयर करूंगी। इसके साथ साथ इतवार का दिन ही क्यों मुंतखब किया गया, 10 नवंबर इतवार के रोज़ को ही क्यों चुना गया था कि ज़ारा को इस रोज़ ना सिर्फ ज़िबा किया जाएगा बल्कि उसकी डेड बॉडी के पीसेस करके उन्हें नाले में भी फेंका जाएगा और सारा काम उसी रोज़ क्यों एक मीटिंग में तय पाया था कि इतवार का दिन रखा जाना है। नवीद उर्फ सोनी जो लाहौर से एक किराए का कातिल बुलाया गया था जो कि इनका रिश्तेदार भी है, उसने क्या इन्वेस्टिगेशन में बताया है कि ये वाला दिन हमने क्यों मुकर्रर किया था, ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूँगी। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो में शेयर किया था कि कदीर का डस्का सियालकोट में एक मैरिज हॉल है और मैरिज हॉल का जो किराया आता था या मैरिज हॉल की जो इनकम आती है वो सारी की सारी ज़ारा के अकाउंट में जा रही थी। और एक बहुत बड़ा मसला ये बताया जाता है कि ये है कि इसकी वजह से ज़ारा को साइड पे किया गया, ठिकाने लगाया गया कि सास और नंदे ये समझती थी कि हमारा इकलौता भाई है और सुगरा समझती थी मेरा इकलौता बेटा है। जब से ज़ारा आई है तो इसने उस पर कोई जादू और इस तरह के अमलियात कर दिए हैं कि अब वो हमारे हाथ से निकल गया है और जो मैरिज हॉल की इनकम आ रही थी वो भी उसने ज़ारा को देनी शुरू कर दी, यानी माँ को और बहनों को साइड पे कर दिया है। तो इसके साथ साथ एक और इनका इलेक्ट्रिक स्टोर का मामला सामने आ रहा है, वो भी इन्वेस्टिगेशन में सुगरा ने बताया है कि किस तरीके से कदीर ने शादी के बाद क्या क्या चीज़ें की कि जिसकी वजह से वो कहती है कि मैं ज़ारा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अब इसमें कदीर का कसूर है सारे का सारा कि वो अपनी माँ या बहनों को मुतमईन नहीं कर सका और ज़ारा की बली इन सब ने ही मिलके चढ़ा दी है। ये भी आगे चल के शेयर करूँगी कि ये जो इलेक्ट्रिक स्टोर है ये किसका था, कदीर इसे कब से चला रहा है और इसके क्या मामलात हैं। इसके साथ साथ लाखों रुपए के ज़ारा के 3 मोबाइल फ़ोन थे जिनको नाले में फेंक दिया गया था। तो मुल्ज़मान का इस बारे में क्या कहना है कि ये नाले में हमने क्यों फेंके। और 8 नवंबर की रात जब नवीद उर्फ सोनी पहुंचता है 8 नवंबर को डस्का लाहौर से, तो 8 नवंबर की रात को एक मीटिंग की जाती है। उसमें कितने लोग थे यास्मीन के घर और वहाँ पे क्या ऐसी मीटिंग हुई थी कि उसके बाद ज़ारा को एक खटका लगा था कि उसकी सास जो है वो बार बार घर से गायब हो रही है और जिस पे उसने अपने वालिद को फ़ोन करके बताया था कि मुझे खौफ आ रहा है, मुझे डर लग रहा है। और यकीनन उसने ये बात कदीर को भी कही होगी, जो कि कदीर तो अब बताने को तैयार नहीं है, लेकिन जो ज़ारा के वालिद हैं शबीर अहमद वो तो बारहा बता चुके हैं कि ज़ारा ने ये बात उनसे की थी। ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में आपके सामने रखूँगी कि असल जो इस कत्ल के पीछे ये मुल्ज़मान दरिंदे, इनको दरिंदे ही कहा जाएगा, सुगरा, यास्मीन और नवीद और अब्दुल्ला का बड़ा अहम रोल है, लेकिन उसकी उम्र कम है, 16 साल उम्र है। तो जुवेनाइल जस्टिस
ऑर्डिनेंस सिस्टम जो है उसके तहत उसको काफ़ी आगे चल के सज़ाओं में रिलीफ मिल जाएगा। हालांकि मिलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बस लॉस के मुताबिक जब अदालत में चीज़ें जाती हैं तो फिर उस कानून के मुताबिक डिसीजंस किए जाते हैं, जिससे मुल्ज़मान को काफ़ी फ़ायदा भी होता है। तो कदीर की ट्रैवल हिस्ट्री की अगर बात करें, बाकायदा जब इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया, क्योंकि प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने ये कहा था कि कदीर को भी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया है कि उससे पूछा जाए कि इनके क्या मामला थे, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है कि जिसके बाद मुल्क में बहुत ज़्यादा खौफ व हरास भी फैला हुआ है। तो कदीर को जब बुला के ये सारी चीज़ें पूछी गई तो पहले तो कदीर से ये सवाल किया गया पुलिस की तरफ से कि वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बताए, अपना पासपोर्ट या बोर्डिंग पास जो है। तो कदीर के पास कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी, क्योंकि कदीर का कहना था कि मैं जब पाकिस्तान पहुंचा हूं 11 नवंबर को, तो उस वक़्त इतनी बड़ी मुझे ख़बर मिली और एक खौफनाक ख़बर मिली कि ज़ारा को कत्ल कर दिया गया है और कातिल भी मेरे घर वाले हैं, यानी मेरी माँ बहनें हैं। तो वो मेरे पास जो चीज़ें थी मुझे नहीं पता वो मैंने कहाँ रखी, और मैं अभी फ़ौरी तौर पे ये सारी चीज़ें नहीं दिखा सकता, मुझे कुछ टाइम दिया जाए। जिसके बाद कदीर को दोबारा 3 से 4 दफ़ा पुलिस स्टेशन बुलवाया जा चुका है। तो जो एसपी डस्का हैं उनका ये कहना है कि कदीर ने फिर कुछ दिनों के गैप के बाद अपना बोर्डिंग पास तो उसको नहीं मिल सका, लेकिन जो उसका पासपोर्ट था वो और ट्रैवल हिस्ट्री का पता पुलिस ने खुद सारा करवा लिया था कि क्या वाकई ही उस दिन कदीर आया है या वो पहले से पाकिस्तान में मौजूद था या उसकी टाइमिंग क्या है आने की। तो कदीर सऊदीया से ज़ारा के कत्ल के बाद ही वापस आया है, ये एक चीज़ ट्रैवल हिस्ट्री में क्लियर हो गई है। और इसके साथ साथ इतवार के रोज़ ही क्यों प्लान किया गया कि ज़ारा को कत्ल किया जाएगा, तो नवीद उर्फ सोनी और सुगरा और यास्मीन का ये इंकशाफ करना है इन्वेस्टिगेशन में कि चूँकि जो बाकी डेज़ होते हैं पीर से लेके हफ्ते तक, तो वो वर्किंग डेज़ भी होते हैं और उसमें स्कूल भी खुले होते हैं। तो सुबह के टाइम काफ़ी रश होता है और दोपहर को भी काफ़ी रश होता है जब बच्चे स्कूलों से आते हैं, और शाम के टाइम जो दफातर वगैरह या काम के सिलसिले में लोग जाते हैं तो आना जाना लोगों का लगा रहता है, गली मोहल्ले में काफ़ी रश रहता है। उन्होंने कहा कि जब 8 नवंबर को ये पहुंचता है नवीद उर्फ सोनी यास्मीन के पास, तो वहाँ पे फिर ये बैठ के एक प्लानिंग करते हैं कि ये चूँकि इनके पास जुमे का दिन भी था, हफ्ते का भी था और इतवार का भी था, तो डिसाइड इन तीनों की तरफ से फिर किया जाता है कि इतवार का दिन ठीक रहेगा ये सारा काम करने के लिए, ज़ारा को यानी ठिकाने लगाने के लिए। कि इतवार के रोज़ एक तो लोग लेट उठते हैं, छुट्टी होती है, स्कूलों में बच्चे नहीं जाते, दफ्तरों में ज़्यादातर लोगों को छुट्टी होती है और बाहर रश भी कम होता है, तो जिसकी वजह से हम अपना ये घनौना जो इन्होंने फ़ेल किया है इन दरिंदों ने, वो हम आराम से बासानी सारा काम कर सकेंगे। और चूंकि इन्होंने नवीद उर्फ सोनी को बैक साइड से यानी अकबी दरवाजे से अंदर लेके आना था, तो ना लोगों का रश होगा और ना कोई देखेगा, और सीसीटीवी कैमरों से भी उसको बचाया जाना था। तो इसलिए इतवार का दिन नवीद उर्फ सोनी कहता है कि हमने ये बाकायदा इसके लिए, जब मैं 8 तारीख को पहुंचता हूं तो पहले हफ्ते का दिन हमने डिसाइड किया था, लेकिन हफ्ते का दिन फिर सुगरा और यास्मीन ने कहा कि इतवार का दिन जो है ये बहुत ही दरिंदा सिर्फ तोड़ते हैं, बड़ी क्रिमिनल माइंड की, और शायद जो सीरियल किलर हैं उनकी भी थिंकिंग इतनी फास्ट ना हो जितनी सुगरा और यास्मीन की थिंकिंग नज़र आ रही है। तो इसलिए इन्होंने इतवार का दिन रखा कि किसी को कानो कान खबर ना हो और हम ये सुबह के टाइम अपना काम सर अंजाम दे के और डेड बॉडी को ठिकाने भी लगा दें और किसी को पता ना चले। और वहाँ के हैरत की बात यह है कि वाकई ही वहाँ के इर्द गिर्द के लोगों को कुछ पता नहीं चला कि इस घर में इतना बड़ा सानिया हो गया है कि एक बहू को उन्होंने किस तरीके से कत्ल कर दिया, फिर उसके टुकड़े भी कर दिए, और सबसे बढ़ के खौफनाक चीज़ कि उसका सर 3 घंटे कहते हैं हम जलाते रहे हैं, वो किसी को स्मेल नहीं आई, और सारे किसी को वहाँ पे कोई भी वहाँ बताने को तैयार नहीं कि किसी को कुछ भी इस मामले के हवाले से कुछ पता है। तो इसलिए ये दिन रखा गया था। ये भी नवीद ने बताया है कि जब मैं बस स्टॉप पे पहुँचता हूँ, 10,000 रुपये यास्मीन ने उसको सेंड किए थे जैज़ कैश के ज़रिए। जब वो बस स्टॉप पे पहुंचता है
अब्दुल्ला उसको आगे से बस स्टॉप से पिक करता है अपनी मोटरसाइकिल पे और फिर उसको लेके आता है अपने घर यानी यास्मीन के पास, और फिर ये यास्मीन के साथ रहता है। और इसके साथ साथ ये भी अब चीज़ सामने आ रही है कि अब्दुल्ला जैसे ही इसको लेके आता है तो फिर सुगरा भी वहाँ पे पहुँच जाती है यास्मीन के घर, क्योंकि जाहिर है इन्होंने एक प्लानिंग कर रखी होती है और अभी इन्होंने ये डिसाइड करना होता है कि ये टोका, छुरियाँ और ये वो चीज़ें हमने ख़रीदनी है, क्योंकि वो इन्होंने ख़रीदी हैं हफ्ते के रोज़ 9 नवंबर को। तो वहाँ पे जब ये डिसाइड करते हैं कि इतवार का दिन हम ये सब कुछ करेंगे, तो फिर 9 नवंबर वाले दिन भी सुगरा घर से गायब रहती है। 8 को भी इनके साथ रात गए तक मीटिंग चलती है और अगले दिन 9 नवंबर को भी सुगरा सुबह सुबह निकल जाती यास्मीन की तरफ। वहाँ पे नवीद उर्फ सोनी और ये यास्मीन और अब्दुल्ला ये मिलके सारी प्लानिंग कर रहे होते हैं और ये वहीं पे रहती, फिर उसके साथ जाती है और जाके ये टोका और छुरियाँ जिनकी के रसीद और सीसीटीवी भी सामने आ गई जिस दुकान से ली गई हैं, वो ये ख़रीदते हैं। और उसके बाद ये यास्मीन के घर सीधा सारा सामान लेके जाते हैं, अपने घर नहीं लाती और ये काफ़ी लेट वापस आती है, जिसकी वजह से ज़ारा को बड़ी तशवीश होती है कि बार बार जो सास है मेरी यानी सुगरा ये घर से क्यों जा रही है। और उसको गैर मामूली सारी चीज़ें लग रही होती हैं, जिस पे वो अपने वालिद शबीर अहमद को भी बताती है 8 नवंबर को ये सारा मामला कि मैं परेशान हूँ, थोड़ा मुझे इस तरह का ख़तरा महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। यानी उसे कुछ ना कुछ बहुत अजीब लग रहा था। तो ये सारी बातें अगर उसने अपने वालिद से की हैं तो फिर कदीर से भी तो की होंगी ना। तो कदीर ने थाने में या पुलिस के सामने इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें मानने से इनकार कर दिया है और इसीलिए कदीर के ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं कि वो खामोश क्यों है। इसके साथ साथ आप आते हैं कि जो इनका एक ये इलेक्ट्रिक स्टोर है ये है सऊदी अरब में और ये अब नहीं बनाया। कदीर बेसिकली सऊदीया में ये जो स्टोर पे काम करता है ये एक इलेक्ट्रिक स्टोर है और ये इसके वालिद ने स्टोर बनाया था। कदीर के जो वालिद मरहूम हैं नज़ीर, ये उन्होंने बनाया था। इन्वेस्टिगेशन में सुगरा ने जो बताया है कि मेरे शोहर ने बड़ी मेहनत से वो स्टोर सऊदीया में बनाया था और शोहर का जैसे इनका कुछ साल पहले फोत हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद ज़ाहिर इकलौता बेटा तो कदीर ही था, तो फिर सारा जो इनका काम वगैरह था, जो भी माली मामला थे, वो सारे कदीर के हाथ में ही आने थे चूँकि वो इकलौता था। तो कदीर फिर सऊदीया चला जाता है और ये जो इलेक्ट्रिक स्टोर है वहाँ पे वो अपना सारा काम वगैरह देखना शुरू कर देता है। इसी दौरान ज़ारा के साथ कदीर की शादी तय कर दी जाती है और ये एक अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं है। और जब ये शादी कर दी जाती है तो ज़ारा की कदीर के साथ काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो उसको बताती है कि जो सुगरा है वो उस पर अब जुल्म करना। 1 महीने बाद ही इनके झगड़े शुरू हो गए थे। कदीर पहले अपनी माँ को पैसे भेज रहा था तो जाहिर है ज़ारा शिकायत करती थी कि मुझे ये लोग कुछ भी नहीं देते या मुझे कोई अहमियत नहीं देते या मेरे साथ झगड़ा करते हैं, जिस पे कदीर ने ज़ारा के वो ये कह के खामोश करवा दिया कि कुछ अर्से तक वो उसे सऊदीया बुलवा लेगा और यहाँ पे वो सास या नंदों के साथ कोई भी बात ना करे। अब जब ये स्टोर के हवाले से सुगरा बताती है कि ये मेरे शोहर का स्टोर था और जब इसकी शादी की है तो आहिस्ता आहिस्ता उस स्टोर की, चूँकि मेरे पास पहले पूरी आमदन आ रही थी और अब सिर्फ 70,000 रुपये कर दी गई थी और 70,000 रुपये मुझे वो भेजे जाते थे जो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ख़र्चा वगैरह होता था। बाकी सारे पैसे जो हैं बकौल सुगरा के वो दिए जाते थे ज़ारा को। ज़ारा के अकाउंट में पैसे होते थे और इस वजह से वो कहती है कि चूँकि इकलौता बेटा था और जो इसके बाप का सारा पैसा था या चीज़ें थी या ये स्टोर था तो इसको दे दिया गया था और ये अब बहनों को मुंह नहीं लगाता था, बहनों को कुछ नहीं देता था और मुझे भी साइड पे कर रहा था, जिसकी वजह से हमें यही लगता है कि ये जड़ इसकी थी ज़ारा। इनका ये कहना है और इस चीज़ से ये नज़र आता है कि कदीर ने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है कि जो अपने घर वालों को इस तरीके से मैनेज नहीं कर सका कि माँ और बहनों को कैसे उसने। इस बात से तो यही लग रहा है कि जैसे कदीर माँ और बहनों के सामने ना तो बोलता था ना कोई बात करता था, क्योंकि सुगरा कहती है कि इस मामले के ऊपर कदीर के साथ कई दफ़ा उनका झगड़ा हो चुका है और जब कदीर ने पहली दफ़ा ज़ारा को सऊदीया बुलवाया था
तो बहुत ज़्यादा इनका झगड़ा हुआ है और ये तब से ही ज़ारा की दुश्मन बन गई थी कि ये ज़ारा ने जुर्रत कैसे कर ली है कि हमारे बगैर ये सऊदीया चली जाएगी और हमें तो बुलवाया नहीं, हालांकि माँ को भी हज उम्रे करवा रखे हैं, लेकिन माँ को यही तकलीफ़ थी मेन कि ज़ारा ने, चूंकि जब वो सऊदीया गई थी और वापस आई थी तो उसके पास फिर गोल्ड था, यानी कि इनको ये लगता था कि सारा पैसा जो है वो ज़ारा गोल्ड खरीद रही है, पहन रही है और हम जो हैं हमें साइड पे कर दिया गया है। इस हवाले से ज़ारा की भाभी ने भी कुछ इंकशाफात किए हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी ताकि ये समझ आ सके कि ये मामला जो है ये इतना सादा नहीं है। 15 तोले मेरी वाइफ के पास जेवर है, 15,000 रियाल था उसके पास, ठीक है, और तकरीबन 10 से 11 लाख उसके पास नकद थे। जी, तो ये ज़ारा की भाभी बता रही है कि ये नकद पैसे भी थे और 15 तोले के करीब जेवर भी था और इसमें से कुछ जेवर ऐसा है जो कि ज़ारा सऊदीया से भी लेके आती रही, जब वो जाती थी तो फिर वो थोड़ा बहुत उसने जेवर पहन भी रखा है, उसकी कुछ तस्वीर भी सामने आई हैं और यही तकलीफ़ यही जलन इन लोगों को थी मेन, और यही वजह बनी है चीज़ें, हसद, पैसा और ये सारी चीज़ें कि इन्होंने उसकी इतनी बेदर्दी से जान ली है कि एक दफ़ा तो सब लोग हिल के रह गए हैं कि कोई सास या कोई इतना सगा भी इस तरीके से किसी के साथ कर सकता है। तो ये बेसिक जो मामला सुगरा बताती है इन्वेस्टिगेशन में वो यही बताती है कि ये पैसों के असल मामलात और जेवर और ये सारी, अब ये जो जितनी भी चीज़ें भाभी बता रही है ज़ारा की, ये अभी तक बरामद नहीं पुलिस ने कोई भी चीज़ इसमें से की। अब ये चीज़ें जब ज़ारा के हवाले से फ़ोन किया जाता है कदीर को कि वो भाग गई है घर से, जब उसको इन्होंने कत्ल कर दिया होता है, तो तब भी सुगरा और यास्मीन का यही वीडियो कॉल में मौक़िफ़ होता है कि ज़ारा सारी चीज़ें साथ ले गई है, पैसे, यानी कि उनको पता था कि ज़ारा के पास इतनी करेंसी है, इतना उसके पास गोल्ड है और इतनी चीज़ें हैं जो कि वो अपने ससुराल लेके गई थी। अब वो इन्होंने पहले उससे हथिया ली, कत्ल करने से पहले या बाद में फिर इन्होंने निकाल ली होंगी, तो किसी तरीके से वो सारी चीज़ें, लेकिन अभी तक वो पुलिस का ये कहना है कि ये चीज़ें अभी तक बरामद नहीं हुई हैं और वो माँ बेटियाँ नहीं मानती कि हमारे पास हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, तो आज 20 दिन गुजर गए हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आ सकी है और प्रेग्नेंट थी या नहीं थी, क्योंकि जिन ख़वातीन ने गुस्ल दिया वो खान डॉक्टर नहीं है लेकिन है तो ख़वातीन ही, तो उनको ऐसा लगता था वो टुकड़े देख के जिनको उन्होंने गुस्ल दिया है कि जैसे ज़ारा प्रेग्नेंट थी और इसीलिए उसका पेट दरमियान में से चीरने की वजह यही नज़र आती है, यानी जो कट पेट में लगाए गए थे कि बच्चा वगैरह जो है वो पेट से निकाला गया है, क्योंकि आंतें भी सारी निकाल दी गई थी। पुलिस को भी कहीं ना कहीं ये शुबा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक फ़ाइनल नहीं, हतमी राय आई ना उसकी फ़ाइनल रिपोर्ट आई है कि जिससे ये चीज़ कंफर्म हो सके। इसके साथ साथ वो ख़वातीन जो हैं वो तो दावा कर रही हैं कि बच्चा जो है वो ज़िंदा निकाल लिया गया था। अब उसमें क्या हकीकत है ये तो आगे पुलिस का काम है कि ये इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर इसकी की जाए, फ्रेंसिक की रिपोर्ट आएंगी उनमें सारी हकीकत जो है इस हवाले से सामने आ जाएगी। और ज़ारा के लाखों रुपए के जो मोबाइल हैं कचरे में, वो यास्मीन का कहना है कि हमने इसलिए फेंके थे कि जब ज़ारा को कत्ल कर दिया था तो फिर अगर उसके इनको ये इतनी क्रिमिनल माइंड औरतें हैं, इनको ये भी पता था कि अगर ये मोबाइल हम बाद में यूज़ करेंगे तो लोकेशन ट्रेस हो जाएगी और हम पकड़ी जाएंगी, तो इन्होंने वो सारे मोबाइल बंद करके और जिस शॉपर में या बैग में सर जला के रखा गया था, ये तीनों टेप लगा के मोबाइल उसमें डाल के और नाले में फेंके गए थे। तो ये सारा मामला है। अब इस हवाले से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब जो हैं वो कहते हैं कि हमने इसकी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है, जिस तरह हमने मुलजमान को ट्रेस किया बहुत जल्दी, एक तो ज़ारा के वालिद जो हैं वो पुलिस में काम करते हैं, ASI हैं, उनका भी काफ़ी एक्सपीरियंस था इसीलिए उन्होंने इनको पकड़ लिया। और अभी कहीं कदीर की कॉल ना अपनी माँ को जाती कि ज़ारा के वालिद आ रहे हैं तो शायद वो रंगे हाथों इनको पकड़ लेते, जिस तरीके से ये पीसेस वगैरह बना रहे थे और बॉडी को जला भी रहे थे। तो प्रोसिक्यूटर जनरल का कहना है कि हमने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जियो फेंसिंग की थी। जियो फेंसिंग के अंदर फिर हमने नंबर चेक किए थे, लोकेशंस देखी थी, उसमें जो ज़ारा के मोबाइल्स की लोकेशन थी वो वही घर था, किसी और टावर के साथ मोबाइल की लोकेशन मैच नहीं हुई जब से वो अपने ससुराल गई थी। इट्स मीन के उस घर में ही थी और वहीं उसको मार दिया गया था, जिससे इनको कंफर्म हुआ था। और इसके साथ साथ जो यास्मीन की छोटी बहन सबा है, सबा के साथ अब्दुल्ला, कासिम,
अजान और एक शबीर नामी शख्स है। इनकी लोकेशन भी इनके घर की सुगरा की आ रही है 10 नवंबर की, जिससे इन्हें पकड़ा भी हुआ है। अभी कह रहे हैं कि सबा को छोड़ दिया, हालांकि सबा सारे मामले को जानती है, उसने वहाँ सफाई भी करवाई, उसको यास्मीन ने कॉल्स भी की जो कि सीडीआर डाटा में सामने आई हैं। इसके बावजूद उसे क्यों छोड़ दिया गया है ये अब पुलिस को बेहतर पता होगा कि एक मुलज़म को कैसे उन्होंने निकाल दिया बीच में से। और अब ये भी बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेजेस और जो सीडीआर्स हैं वो ये चलाक दरिंदानुमा ये जो मुलजमान है ये मेन वजह बनी है इन मुलजमान तक पहुंचने की। और अभी ये जो सारा मामला चल रहा है, इस हवाले से ज़ारा की भाभी कदीर के बारे में क्या कहती हैं वो भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। अभी तो वो खामोश है। उनके अकॉर्डिंग क्या डिक्लेयर करते हैं वो? उनके अकॉर्डिंग तो हम ये डिक्लेयर करते हैं कि उनकी जो खाला के मुताबिक मैं बात करने लगी हूँ, ठीक है। जो ज़ारा की खाला थी, हुसन की खाला एक ही थी, जो सबसे छोटी खाला है जिनको उससे इंटरव्यू भी हुआ है। उन्होंने कहा है कि मेरी हदिया ने कल बात की है, उन्होंने कहा कि मैंने जिनसे बात की ना कि हसन क्यों नहीं बोल रहा, वो क्यों नहीं मीडिया पे आ रहा, हमें भी इससे सा गुस्सा है। तो उन्होंने कहा था कि मेरी हसन से बात हुई है, हसन कह रहे हैं कि मैं क्या बात करूं, मेरा तो दिल करता है कि मेरा कलेजा फट जाए और मैं मर जाऊं। हसन कह रहे हैं कि मेरा कलेजा फट जाए और मैं मर जाऊं, मैं क्या बात करूं। बिल्कुल ना घर रहे ना ससुराल रहे ना बीवी रही है, बच्चा है वो मस्कीन हो गया, बाप तो सर पे है लेकिन बच्चा मस्कीन हो गया जिसको माँ ही नहीं मिल रही है। वो कहते हैं एक ही बच्चा मोहम्मद शाफी, और वो उस बच्चे का ये कहना है कि आप लोग खुद ही कचहरी लगाओ, मेरे मुसलमान को मेरे सामने रखो, फिर मैं आपको बताता हूँ उनका क्या करना है। जी, तो ज़ारा की भाभी के बता रही हैं कि कदीर यही बार बार फैमिली के अंदर कह रहा है कि वो कह रही हमें भी बहुत एतराज़ है इस बात पे कि उसने क्यों नहीं बात की, हमें गुस्सा है, जैसे कि ज़ारा के वालिद को भी है कि बहुत ज़्यादा इस हवाले से उनके दिल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उनके शुकूक व शुबहात बढ़ते जा रहे हैं कि कदीर ने फ्रंट पे आके क्यों नहीं बात की है, अपनी माँ और बहनों के हवाले से जो जुल्म किया और जो मजलूम ज़ारा है उसके हक़ में क्यों नहीं बात की, असल हक़ाइक़ क्यों नहीं बताए कि आखिरी रात क्या बातें होती रही। और कदीर ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है। वो कहती हैं कि कदीर का यही 2 से 3 दफ़ा कहना है कि खुली कचहरी या यहाँ पे एक पंचायत इकट्ठी कर ली जाए और उसमें मेरी माँ बहनों को बिठाया जाए तो फिर मैं बताऊँगा क्या करना है। और ये पंचायत और इन चीज़ों में जब फ़ैसले होते हैं तो आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि पंचायतों में किस तरह के फ़ैसले किए जाते हैं, लेकिन इसका फ़ैसला ऐसा नहीं हो सकेगा। वो इसलिए कि 311 की सेक्शन शामिल कर दी गई है और रियासत इसमें मुद्दई बनेगी कल को अगर कोई खुदा ना खास्ता इनमें से। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ज़ारा के वालिद कभी भी सुलह नहीं करेंगे, और अगर एक मिसाल है उन्हें कोई फोर्स कर भी लेता है फिर भी ये सुलह नहीं हो सकेगी। और ये जो दरिंदे 4 हैं बिलखुसूस, इनको सज़ा तो मिलेगी, लेकिन अब्दुल्ला की उम्र 16 साल बताई जाती है, जिस जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस जो है उसके तहत काफ़ी रिलीफ भी मिल जाएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।